जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में सभी छोटी बहन और भाइयों का दिल से आभार। पूर्व की क्लासों में जो हमने राज व्यवस्था पॉलिटी की है और वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने पहले कभी भी कोई क्लास अटेंड नहीं की, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से उनका बेसिक क्लियर कराने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ जो पूर्व के क्वेश्चन है, चाहे हमारे सीजीएल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा हो, सीपीओ का रहा हो या दिल्ली पुलिस रहा हो, तो सभी का हमने प्रयास किया। आज हम आपके बीच में और भी जो सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट लेकर आए पूरी ऊर्जा के साथ, और आपकी सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी रहने वाली है। जो कोर्स अभी तक हमारे ऐप पर, यानी कि बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, भावना एजुकेशन हब पर अभी तक जो आपका 1500 में मिल रहा था, आप इस कोड को यूज करने के बाद ओनली 500 रुपए में आप इस फाउंडेशन कोर्स को कर सकते हैं। यहां पर आपको डेली कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा, डेली 3 लेक्चर रहेंगे, डिटेन टाइम टेबल रहेगा, और साथ ही साथ जो आपका जितने भी असाइनमेंट रहेंगे, जो पीडीएफ रहेगा, जो नोट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, वो डे टू डे आपको ऐप पर मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। यानी अब आप फाउंडेशन कोर्स ओनली 500 रुपीज में कर सकते हैं। यदि आप अपने सपनों को पंख देना चाहते हैं तो इससे सुनहरा अवसर कहां मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप 500 की बात कर रहे हैं, ये तो आप एक दो दिन में जो है किसी पिज्जा शॉप पर भी उड़ा सकते हैं। यदि आप इसे करियर पे लगा दोगे तो ये आपके कंधों पर 2 सितारे लाके रख देगा और ये आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव साबित करेगा। आज इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। चाहे आप सीजीएल कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएल, जीडी, या फिर आप एमटीएस कर रहे हैं, आप सीपीओ कर रहे हैं, या फिर हम बात करें आप दिल्ली पुलिस के लिए, किसी स्टेट एग्जाम के लिए, सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल रहने वाला है ये कोर्स। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बताने वाली बात तो नहीं रहेगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि जितनी भी क्लास आपने अटेंड की है वो आपका फीडबैक क्या है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये हमारा प्रीवियस है, प्रीवियस ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। Who was the first chairman of the Finance Commission of India? के संथानम, केसी नियोगी, अशोक कुमार चंदा या पीवी राजमन्नार, इनमें से कौन सा है? तो जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं? फाइनेंस कमीशन। आप जब फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, वित्त आयोग की बात करते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? वित्त आयोग। कई लोग वित्तीय आयोग भी कहते हैं। वित्त आयोग, इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है दोस्तों? वित्त आयोग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय, हु अपॉइंटेड फाइनेंस कमीशन? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। जो भी इसमें 5 मेंबर बॉडी है, कितने मेंबर बॉडी है? 5 मेंबर्स बॉडी, ठीक है। 5 सदस्यीय जो है ये बॉडी है, ये निकाय है जिसमें 5 मेंबर होते हैं, चेयरमैन, बाकी 4 अध्यक्ष, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देन आंसर विल बी प्रेसिडेंट। हु अपॉइंटेड द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन? देन आंसर विल बी प्रेसिडेंट। हु अपॉइंटेड द फाइनेंस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी? देन आंसर विल बी प्रेसिडेंट। किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। और ये आपको पता है, ये जो आपका फाइनेंस कमीशन है, एक एडवाइजरी बॉडी होती है, सलाहकारी बॉडी होती है, जो आपके लीगल मैटर, जो फाइनेंस मैटर से रिलेटेड एडवाइस देती है, ठीक है। क्या डिस्प्यूटेड है, क्या स्टेट में क्या टैक्स ऐड करने चाहिए, क्या डिलीट करने चाहिए, ये सभी इसका काम रहता है। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई टाइम टेबल नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा माना गया है कि एवरी 5 ईयर्स इसको प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। जब हम पूछेंगे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, एफसी, फर्स्ट चेयरमैन, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कहा, केसी नियोगी। केसी नियोगी,
ठीक है। केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने। लेकिन यहां से आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रेजेंट, वर्तमान में कौन है प्रेजेंट चेयरमैन, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वित्त आयोग का, प्रेजेंट चेयरमैन, वर्तमान में जो मुखिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए वर्तमान में ये जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो कौन सा है, 12 है, 15 है, 16 है। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो 16 वित्त आयोग है, 16th फाइनेंस कमीशन है, 16th 16वां वित्त आयोग है। और इसके जो चेयरमैन है, जल्दी से बताइए, बिल्कुल सही कहा आपने, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया। Who is a 16th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन? देन आंसर विल बी अरविंद करवरिया। और ये प्रेजेंट है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? आपने कहा 16वां, बिल्कुल सही कहा। यहां से आपको पूछा भी जा सकता है नेम द 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन। देन आंसर विल बी N.K. Singh. N.K. Singh is the 15th chairman of finance commission. Clear? N.K. Singh यानी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन केसी नियोगी, यानी बी इज द राइट आंसर। फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर सदस्य हैं? बॉडी है, 5 मेंबर्स हैं। कौन इनकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? आपने कहा 16वां, 16 चल रहा है, बिल्कुल सही कहा। और 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? आपने कहा अरविंद पनगड़िया। इससे पहले का भी पूछा जा सकता है कि भाई 16 से पहले कौन सा था? 15 था। और 15 के चेयरमैन कौन थे? देन आंसर विल बी N.K. सिंह, N.K. सिंह। नोट करते रहना और आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत, यह सीपीयू में पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश? ये कह रहा है किस एक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग विच एक्ट, अकॉर्डिंग विच एक्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? ऑप्शन ए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1988, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, यानी बी इज अ राइट आंसर। किस अधिनियम के तहत? आपने कहा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। और यह कब हुई? आपने कहा जनवरी 1992 में, जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। लेकिन यहां पूछा गया कब, कब नहीं हुआ पूछा गया, आपसे पूछा गया किस अधिनियम के, किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ? देन आंसर विल बी द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, यानी बी इज अ राइट आंसर। कब हुआ? जनवरी 1992, जनवरी 1992, 1992। केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? यानी केंद्र में जितने भी हमारी पब्लिक जो भी रिक्रूटमेंट्स होती है या फिर जो भी सेवा होती है, सर्विस होती है, उससे संबंधित यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, केंद्र की बात करें, जी हाँ दोस्तों सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग is responsible for attending to dispute concerning recruitment and conditions of service of public personnel at the center? Option A Joint Administration Tribunal, the Competition Appellate Tribunal, the Settlement and Appellate Tribunals या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। देन आंसर विल बी, इसके लिए हमने जो है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है डेवलप किया हुआ है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। बोले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग टू डिस्प्यूट कंसर्निंग रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक पर्सनल एट द सेंटर। इज दैट क्लियर? यानी कि आपका ए इज अ राइट
आंसर, ए इज अ राइट आंसर। कौन होगा? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य है? जब भी हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में हम इसे महान्यायवादी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ ड्यूटीज क्या बताया गया? तो जब भी हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ये किस अनुच्छेद से संबंधित करता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो है पार्ट है, संघीय कार्यकारिणी का पार्ट है। और ये किस अनुच्छेद से संबंध है? आपने कहा अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 से संबंधित है। किसके बारे में? भारत के महान्यायवादी में। और ये बताया गया अनुच्छेद 76 में कि इसकी नियुक्ति जो अपॉइंटमेंट होगा, हु अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा? आपने कहा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, ठीक है। कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। इनकी योग्यताएं क्या होती हैं? इनकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है? क्या इनके अंदर योग्यता होनी चाहिए? आपने कहा एज अ सेम सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, सेम आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट होगी। आप कह सकते हो सेम एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनके बनने के लिए जो योग्यता बनती है वही किसकी चाहिए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहां पूछा गया कि भाई इनका कौन सा कर्तव्य है, क्या इसकी ड्यूटी है, वो जल्दी से बताइएगा। आपने कहा to give advice the government of India on legal matters। इसका काम क्या है? टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। जो कानूनी मामले होंगे, जो लीगल्स मैटर होंगे, भारत सरकार को सलाह देंगे, एडवाइस करेगा। ये किसका जो है कार्य है? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। साथ ही साथ आपको पता है ये एज अ लॉयर, गवर्नमेंट का लॉयर भी हम इसे कहते हैं, सरकार का वकील कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, वहां पर इंट्रोड्यूस कौन करता है? गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? देन आंसर विल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान न्यायवादी सरकार की तरफ से जो है प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जाता है। इसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी जो है, चाहे केंद्र हो चाहे विधानसभा हो, किसी भी राज्य की विधानसभा में शामिल हो सकता है, अपने विचार रख सकता है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी विधानसभा की बात कर सकते हैं, वहां पर अपने विचार रख सकता है। लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। वोट देने का अधिकार इसलिए नहीं होता, आप समझदार हैं, क्योंकि इनके पास उस सदन की सदस्यता नहीं होती है। तो यहां पर ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना ये किसके कर्तव्य है? ये अटॉर्नी जनरल के। और क्या देखा गया? टू एक्ट एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये तो नहीं करता, गलत हो जाएगा। टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट, भाई स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो नहीं बना ना, स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो एडवोकेट जनरल बना हुआ है, जो अनुच्छेद 165 में बताया गया। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल बॉडी, अंतरराष्ट्रीय संस्था में भारत का पिन, गलत हो जाएगा, यानी ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपने कहा 76 में, और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से बिलोंग करता है। इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होता है। योग्यता, योग्यता हमने अभी आपको बताया था, सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की जो योग्यता अनिवार्य है, वही भारत के महान न्यायवादी के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश से हटाया जा सकता है? द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ, किसके ऑर्डर पर रिमूव किया जा सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ये चीजें फाइंड आउट कर दे कि हाँ भाई ये पर्सन किसी भी चीज में इन्वॉल्व था, ये गिल्टी है, दोषी है, तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को क्या कर सकता है? हटा सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट इज अ राइट आंसर।
कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। याद रखना, जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, उसका अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन उसे राज्यपाल हटा नहीं सकता। कौन उठाएगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन कब? जब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिक्लेयर कर दे कि भाई इस चीज में इन्वॉल्व है, ये गिल्टी है। क्लियर? नेक्स्ट, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के आदेश पर इन्हें हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? Which of the following is not a constitutional body in India? अभी इसमें देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ऑलरेडी लिस्टेड था, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्टेड थे, दैट्स मींस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी उनमें कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में बताया था, संविधान में उनके बारे में जिक्र था, लेकिन इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। हमने कहा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कभी भी आपको दिख जाए, आपसे पूछा जाए क्या संघ, भारत का संघ लोक सेवा आयोग आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, ये कैसा है? संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी राज्य मानवाधिकार आयोग, ये संवैधानिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और यही आपसे पूछा गया तो बी इज अ राइट आंसर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी आपका कैसा है? ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आगे के लिए याद रखेंगे ये संवैधानिक निकाय है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, इसे बाद में अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो डैश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स, यानी जो 18 से होंगे, जो 18 प्लस होंगे वो ग्राम सभा में एडल्ट्स में कंसिस्ट किए जाते हैं। हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट या पंचायत। वेरी गुड, यानी कि डी इज अ राइट आंसर। बहुत ही आसान पूछा गया है, पंचायत। ठीक है, किसके बारे में? पंचायत के बारे में। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। जो पंचायत होती है उसी तो ग्राम सभा कहेंगे, उस पंचायत में आते हैं, और वो सदस्य जो 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं। याद रखा होना, यही पूछा जाता है कि भाई जो पंचायत में आते हैं, जो ग्राम सभा की एक बैठक है जो पंचायत कहलाती है, वो कितने एडल्ट, कितने जो है एज मानी जाएगी? देन आंसर विल बी 18, 18 वर्ष, यानी डी इज अ राइट आंसर। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी एडवांस भी है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी वर्किंग अंडर एगिस ऑफ विच यूनियन मिनिस्टर? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई जो भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूटरी? देन आंसर विल बी स्टैच्यूटरी बॉडी। वर्किंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में ये वर्क करता है? देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज? नहीं भैया। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस? गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? वेरी गुड, यानी डी इज अ राइट आंसर। डी इज अ राइट आंसर। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और ये यूनियन मिनिस्ट्री किसके अधीन काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। डी इज अ राइट आंसर। नोट कर लेना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बार बार एग्जामिनर इनसे संबंधित पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के उद्देश्यों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि 1950 में 1950 में किसके बारे में? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में।
तो वो पंचवर्षीय योजना चलाता था। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान हमने सोवियत यूनियन से लिया था, यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था, लेकिन 2015 में आप सभी को पता है 2015 में इसकी जगह एक नया जो है आपका मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। कई बार ये पूछा गया है कि हु वाज द सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन यानी चुनाव योजना आयोग का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? आपने कहा कि नीति आयोग को बना। कौन बना? नीति आयोग। योजना आयोग का ही तो उत्तराधिकारी है, उसी की जगह तो इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया नीति आयोग फुल फॉर्म कहते हैं। हम इसे थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। हम इसे किससे नाम से जानते हैं? थिंक टैंक, थिंक टैंक भी कहते हैं। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज अ थिंक टैंक, देन आंसर विल बी नीति आयोग। नीति आयोग को हम थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये किसका उत्तराधिकारी बना? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। ये पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है? टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना, to design and print new currency notes to bring them in circulation, नई करेंसी नोटों को डिजाइन करना और मुद्रित करना तथा उन्हें प्रचलन में लाना, या फिर टू पे स्पेशल अटेंशन to the section of our society that may be risk not benefiting adequately from economic progress, हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का खतरा हो सकता है। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, तो इसमें से आपको पता है कि इसमें से कौन सा काम नहीं है, तो आप सभी जानते हो कि भाई टू डिजाइन एंड प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स एंड ब्रिंग देम इन सर्कुलेशन, नए करेंसी नोटों को डिजाइन करना और मुद्रित करना, ये इसका काम नहीं है। यानी कि बी इज अ राइट आंसर, जो कि इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी इसके उद्देश्य में आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो है बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एस्टैब्लिश? इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एस्टैब्लिश? जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपने कहा 2014, 2005, 7 या 2010। जल्दी से बताइए कब हुई थी? आपने कहा 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007, 2007 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की क्या हुआ? स्थापना हुई। इसका मेन मोटिव था कि भाई किसी तरह से जो आपके चाइल्ड हैं, उनसे बच्चों को जो भी अधिकार है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके, किसी भी तरह से कोई भी मान लो एक्सप्लॉयटेशन ना हो। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इससे पहले हमने ये पूछा, इससे पहले ये पूछा गया था कि भैया हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट है, किसके एक्ट के अकॉर्डिंग? तो आपने कहा था 1990 एक्ट के अकॉर्डिंग बना था। यहां पूछ लिया गया कि किस वर्ष बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपने कहा 1992 में हुई। कब हुई? आपने कहा 1992 में। ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, यानी जनवरी 1992 में जो इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन किस एक्ट के माध्यम से? तो आपने कहा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट जो डेवलप हुआ था वो किसके अकॉर्डिंग? 1990 के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ था। ठीक है, लेकिन किस वर्ष? 1992। ए इज राइट आंसर। भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? When was the backward and minorities community employee फेडरेशन established in India? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो पिछड़ा और एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बनाया गया, माइनॉरिटीज के लिए ये और फेडरेशन बनाया गया, जिसका मोटिव था कि उनके अधिकारों को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, बचाना, उन्हें वेलफेयर की ओर ले जाना, और जो भी प्रोविजन हो सकते हैं जिनसे मान लीजिए उनका डेवलपमेंट हो, उन सभी को फॉलो करना। लेकिन ये पूछा गया किस वर्ष हुआ? आपने कहा 1978। 1978 में 6 दिसंबर, प्रॉपर पूछा जाए भारत में पिछड़ा अल्पसंख्यक तो आप कहोगे 6 दिसंबर 1978।
यानी कि सी इज अ राइट आंसर। भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना 6 दिसंबर 1978 को हुई थी। नोट करना काफी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हर एक एग्जाम में, चाहे हम किसी की बात करें, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, DSSB, सभी एग्जाम में ये रिपीटेड है। व्हाट इज द टेनर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का टेनर क्या है, ये पूछा गया है। कार्यकाल क्या है, ठीक है, कार्यकाल क्या होता है, कितने वर्षों के लिए होता है? अक्सर बच्चे या तो 5 साल का ठोक के आते हैं या 6 साल का ठोक देते हैं, इसके अलावा उन्होंने कोई भी सूझ नहीं आती है। लेकिन स्पेशल जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरपर्सन की बात की जाए, अध्यक्ष की बात की जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो उनका जो कार्यकाल रहता है या तो रहेगा 3 इयर्स, 3 साल, या फिर 70 एज। विच इज अर्लियर? Which is earlier? जो पहले होगा उसे मान लिया जाएगा, यानी एज अ राइट आंसर। 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। लेकिन ऑप्शन में आता है कि भैया जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, या तो उनका कार्यकाल 3 वर्ष का मान लिया जाएगा, या 70 एज, जो पहले में हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बना 68 की एज में, 68 मान लो, 69 की एज में मान लो, 69 में बनता है, तो वो पहले कौन सा कार्यकाल पूरा करेगा? 3 साल वाला या फिर 70? भाई हो सकता है वो 71 तक थोड़े न जाएगा, क्योंकि हमारे उस संविधान में बताया गया है कि उसका कार्यकाल 3 साल का होगा, या फिर 70 एज, जो पहले आ जाएगा उसका ही टेनर मान लिया जाता है। तो उम्मीद है इस क्लास में आपको सबसे एडवांस लेवल जो ये पिछली 2 सीरीज में आपके लिए लेकर आए। शुरुआत में बेसिक का आपका कमांड बनाया, अब ये जो सीरीज है काफी एडवांस में लेकर हम आगे चलेंगे, जो आपके सभी एग्जाम में, सभी परीक्षाओं में सामान्य रूप से लाभदायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।